तो अब आज शुरू करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। कल हमने पढ़ा था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। आज हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। देखो, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर हो। स्थितियां क्या होती हैं? वस्तु की स्थितियां बदली जाती हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति बदलती जाती है। अवतल दर्पण में भी हम यही देख रहे थे कि वस्तु को हम विभिन्न स्थानों पर रखते हैं तो अलग अलग तरीके से प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तब क्या होगा, कैसे प्रतिबिंब बनेगा? देखो, ये है तुम्हारा उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये दबे हुए तल की तरफ पॉलिश होगी तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, ये यहां पर इसका क्या होगा? ध्रुव होगा, पी होगा, और ये मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ कहीं पर इसका सी होगा, वक्रता केंद्र होगा, और ये मध्य बिंदु पे इसका ये एफ होगा। ठीक, दिख रहा है इतना? अब वस्तु अनंत पर रखी है। अनंत का मतलब क्या होगा कि वस्तु जो है वो बहुत दूर रखी है। अनंत पर रखी हुई वस्तु क्या होती है? बहुत दूर मानी जाती है। कल बताया था तुमको कि जब वस्तु बहुत ज्यादा दूर होती है तो आने वाली किरणें जो होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। तो और तुमने ये भी पढ़ा है पहला नियम कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो हमेशा फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो अवतल दर्पण में तो फोकस से होकर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो अगर हम एक किरण ये बनाएं, ये समांतर किरण है, तो ये अब किधर मुड़ेगी? ऊपर की तरफ मुड़ेगी, लेकिन वो इस तरह से मुड़ेगी कि पीछे बढ़ाने पर वो फोकस की सीध में ही आएगी। तो पहले फोकस वाली लकीर हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर उधर से सीधी लाइन बना देते हैं। ये डॉट लाइन बनाएंगे और फिर यहां से इसको हम सीधी लाइन बना देंगे, तो ये ऐसे मुड़ेगी। ठीक, तो एक किरण तो ये हो गई जो समांतर आएगी ऐसी, क्योंकि अब यह वस्तु अनंत पर स्थित है तो सभी किरणें समांतर होंगी। तो एक किरण हम कोई नीचे से बना देते हैं। ये किरण बनाई हमने, तो ये भी ऐसे ही मुड़ेगी कि ये फोकस की सीध से ही होकर के जाएगी। किरण यहां तक आएगी, यहां पर टकरा करके ऐसे वापस जाएगी, और वो वापस जाने का एंगल क्या होगा कि पीछे बढ़ाने पर ये एफ पर ही मिलेगा। ठीक, तो दोनों किरणें जो है पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी, क्योंकि आगे तो ये एक ऊपर जा रही है, इधर नीचे जा रही है, तो आगे यहां तो कहीं मिलेंगी नहीं। ठीक है ना? तो इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो इसलिए कहां मिलेंगी? पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी। तो इसलिए प्रतिबिंब जो होगा वो यहां एफ पर बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी पहली विशेषता क्या हुई? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक, दूसरी बात, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। किरण इधर से आ रही है, वस्तु इधर रखी है, और प्रतिबिंब किधर बन रहा है? दर्पण के भीतर बन रहा है। तो दर्पण के भीतर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ये प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो सब सीधे होते हैं, तो ये सीधा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक, फोकस पर बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब यहां पर फोकस पर बन जाएगा और बहुत ही सूक्ष्म प्रतिबिंब बनेगा। इसमें अवतल दर्पण के द्वारा कब बनेगा ऐसा? जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर ही बनता है और अवतल दर्पण में भी फोकस पर बनता है। बनने की जगह वही रहती है दोनों में, लेकिन बाकी 3 परिस्थितियां बदल जाती है। उत्तल दर्पण में जो बनता है वो प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है और
उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सभी उल्टे होते हैं हमेशा, और आभासी प्रतिबिंब जितने हैं वो सब सीधे होते हैं। ठीक, और ये वस्तु से बहुत छोटा अवतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है। ठीक, तो पहली स्थिति ये हो गई कि जब प्रतिबिंब जो है वो, जब वस्तु जो है अनंत पर रखी होती है। तो दूसरी स्थिति क्या होती है, जब वस्तु कहां रखी है, जब वस्तु दर्पण तथा अनंत के बीच, जब वस्तु दर्पण तथा अनंत के बीच कहीं पर भी रखी है। तो देखो ये हमने बनाया दर्पण, फिर ध्यान से सुनना, भाग मत जाना कहीं इधर उधर माइक ऑन करके। ये हो गया इसका F, यानी फोकस, यहां कहीं हो जाएगा इसका C। वस्तु को मान लो हमने यहां पर रखा। ठीक, पहली किरण कौन सी बनेगी, समांतर वाली। तो पहली किरण समांतर बना दो, ये समांतर गई, और ये कहां जाएगी, वापस जाएगी। तो पीछे से F की सीध में वापस जाएगी। तो पहले पीछे वाला हिस्सा बना दो इसका, और फिर इसको किरण को इसे ऊपर बढ़ा दो आगे। तो ये इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। ठीक, पहली किरण तो ऐसे बन गई। ठीक है, अब दूसरी किरण जो होगी वो C की सीध में जाएगी, ऐसे सीधे जा रही है, यहां तक तो किरण जाएगी। इसके पीछे भी डॉट लाइन बनाएंगे हम। ठीक, और ये किरण इधर जाएगी और इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये किरण यहां से यहां तक आएगी, यहां से टकरा करके इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी, और पीछे बढ़ाने पर ये कहां पर काटेगी, यहां पर काट रही। देखो, तो ये जो होगा इसका वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा यहां पर। ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब। अगर ये वस्तु A और B है तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश और B डैश। तो A डैश B डैश क्या है, ये इस वस्तु का प्रतिबिंब है। ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब। तो ये कहां पर बन रहा है, देखो ये बन रहा है P और F के बीच में। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब ये कहां बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। हाँ, दर्पण के पीछे बनेगा, F तथा P के बीच बनेगा, और सीधा आभासी, वास्तविक नहीं आभासी, और वस्तु से छोटा बनेगा। बस ये विशेषताएं होंगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 विशेषताएं हो गई। ठीक, अब समझ में आई। पहली किरण समांतर बनाएंगे, जो परावर्तन के बाद ऐसे जाएगी तो पीछे बढ़ाने पर F से मिलेगी, और दूसरी किरण C से होती हुई जाएगी, जो यहां से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी, और पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। तो वस्तु को हम कहीं पर भी रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा F और P के बीच में ही बनेगा। ठीक है, यस सर। तो ये तो हो गया उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं, उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां होती हैं। ठीक, अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के कहां कहां उपयोग होते हैं, हम कहां कहां इसको प्रयोग करते हैं। तो हम सामान्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो करते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग कहां कहां होता है। नंबर 1, दाढ़ी बनाने के लिए। सर जी, तो सर जी हम लोग का चेहरा हाँ, करना चाहिए, लेकिन हम लोग सामान्य रूप से समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादा उपयुक्त रहता है क्योंकि इससे प्रतिबिंब बड़ा बनता है थोड़ा। ऐसी जगह पर हम सेट करते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा है, और अवतल दर्पण, समतल दर्पण में जो होगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। अगर हम थोड़ा ज्यादा पीछे खड़े होंगे तो छोटा हो जाएगा, हमको बहुत करीब आना पड़ता है उसके लिए। फिर दूसरा इसका उपयोग है, जो हमारे नाक कान गले वाले डॉक्टर होते हैं,
जो नाक कान गले का इलाज करते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट, हाँ, नाक कान गला वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो जब तुम्हारा मुंह खोल के तुम्हारे मुंह के अंदर जांच करनी होती है उनको गले की, तो अपने माथे पर एक पट्टी पहन लेते हैं, पट्टी पर एक दर्पण लगा होता है और सामने एक बल्ब जल रहा होता है, तो उस बल्ब की रोशनी वो दर्पण पे पड़ती है और फिर तुम्हारे मुंह के अंदर जाती है, तो फिर इससे वो गले के भीतर तुम्हारा जांच वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं, ये डॉक्टरों द्वारा ये उपयोग किया जाता है एक जांच के लिए। और तीसरा उपयोग होता है उत्तल दर्पण का टॉर्च में, सर्च लाइट में तथा वाहनों की हेडलाइट में। टॉर्च देखिए सबने? यस सर। यस सर। टॉर्च में जो आगे बल्ब लगा होता है, उस बल्ब के चारों ओर एक कटोरी छोटी सी लगी होती है, चमकीली जी सर। होती है ना। बल्ब के चारों ओर छोटी सी कटोरी लगाई जाती है, उसमें बीच में छेद होता है, उसी से बल्ब निकला रहता है बाहर बीच में थोड़ा सा। इस तरीके से कटोरी जैसी एक बनी होती है, इसी में बीच में यहाँ से बल्ब निकला रहता है। आगे से ये शीशा लगा होगा, कांच का शीशा लगा होता है, ऐसे करके टॉर्च होती है। ठीक, तो ये जो कटोरी जैसी बनी हुई है, ये चमकीली वाली, ये कटोरी जो होती है यहाँ पर अवतल दर्पण का काम करती है और यहाँ से जो भी किरणें निकलती हैं उनको समांतर कर देती है। तो टॉर्च जलाने पर जो हमको जो रोशनी दिखती है वो सामने सीधे, जैसे किसी दीवार पर टॉर्च से जब रोशनी डालते हैं तो हमें दीवार पे एक छल्ला जैसा बना हुआ दिखता है, घेरा जैसा रोशनी का, तो वो घेरा इसी कटोरी के कारण दिखता है। अगर हम इस कटोरी को हटा दें तो हमें घेरा नहीं दिखेगा फिर, क्योंकि ये कटोरी क्या काम करती है, सभी प्रकाश की किरणों को सीधा कर देती है। जो ऐसे करके टेढ़ी टेढ़ी प्रकाश की किरणें जा रही है, ये सब इस कटोरी की सतह पर, जैसे देखो ऐसे ये कटोरी है, यहाँ पर ये बल्ब है, ठीक। अब यहाँ से रोशनी होगी इसके अंदर से, तो किरण ऐसे ऐसे विभिन्न दिशाओं में जाके इससे टकराएंगी सब। तो टकराने के बाद क्या होगा, ये सब किरणें सीधी हो जाएंगी, ये सब किरणें क्या होंगी, सीधी हो जाएंगी, दीवार पर पड़ेंगी तो इतने हिस्से पर तुमको यहाँ पर एक डब्बा जैसा रोशनी का दिखाई देगा। तो सर्च लाइट क्या होती है, जो बहुत तेज पावर का बल्ब होता है उसमें, और बड़ी दूर दूर तक देखने के लिए, रात में अंधेरे में देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टॉर्च तो छोटे मोटे घरों के काम के लिए इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन अगर कहीं दूर तक देखना हो अंधेरे में तो वहां पर हमको सर्च लाइट की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर बड़ा बल्ब लगा होता है और उसका घेरा भी बड़ा होता है, जिससे कि बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो टॉर्च में, सर्च लाइट में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो इन स्थानों पर किया था, और परावर्तक में किया जाता है, दूरदर्शी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है परावर्तक के रूप में। तो ये परावर्तक के रूप में जो सारे इस्तेमाल ही है इसके, क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर रहे हैं। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ हुए, दाढ़ी बनाने के लिए नाक कान गला के डॉक्टरों द्वारा, और टॉर्च में, सर्च लाइट में, और गाड़ियों की हेडलाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और परावर्तक के रूप में दूरदर्शी में भी होता है। फिर उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ होते हैं। उत्तल दर्पण देखा है कभी, उत्तल दर्पण देखा है? जो हमारे वाहनों में पीछे का यातायात देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है, जिसको कहते हैं शीशा लगाया पीछे, बैक व्यू मिरर भी जिसको कहते हैं, या रियर व्यू मिरर कहते हैं, तो वो उत्तल दर्पण ही होता है, ठीक है। और सड़कों पर लगे लैंपों में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी उत्तल दर्पण होता है कि तो उसमें प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए, क्योंकि उत्तल दर्पण से क्या होता है, किरणें ऐसे होती तो ऐसे फैल जाती, ऐसे होंगी तो ऐसे, तो किरण इतने से लेकर के यहाँ तक के बीच में फैल जाएंगी किरणें, तो किरणें ज्यादा से ज्यादा फैलेंगी, इसलिए यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर वाहन के पीछे का यातायात देखने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चीजों को दिखा देता है, तो हम पीछे का हिस्सा, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा देख सकते हैं कि हमारे पीछे कौन कौन सी गाड़ियां कितनी दूर तक आ रही हैं। तो वाहनों के पीछे का यातायात देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक। तो ये उत्तल दर्पण के उपयोग हो गए।
तो उत्तल दर्पण और अतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, और एक उपयोग तो सब जगह की प्रयोगशाला में हम प्रैक्टिकल करते समय करते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण का प्रयोग भी करते हैं और अवतल दर्पण का भी प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में अपने प्रयोगों को करने के लिए। फिर उसके बाद आता है दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण से संबंधित सूत्र कौन कौन से होते हैं जिन पर हमको सवाल लगाने होते हैं, जिन पर हमको आंतरिक प्रश्न जो होते हैं वो हल करने होते हैं। देखो, हम कोई एक दर्पण बना लेते हैं, जैसे अवतल दर्पण हमने बनाया, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। ठीक, मान लो यहां पर हमने कोई वस्तु रखी है और ये उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो कुछ दूरियों की बात आती है और ये दूरियां हम ध्रुव की तरफ से नापते हैं। तो ध्रुव से जो फोकस की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये तुम पढ़ चुके हो कि ध्रुव से फोकस बिंदु की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं फोकस दूरी, और इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो स्मॉल f क्या होती है, फोकस दूरी होती है। ये ध्यान से सुनना, इसी के हिसाब से भी तुमको सवाल लगाने होंगे इसके ऊपर। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वस्तु यहां पर रखी है इस जगह पर, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ये दूरी जो होगी, इस दूरी को हम कहते हैं u, स्मॉल u। स्मॉल u क्या होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, ये क्या कहलाती है, स्मॉल u। अच्छा, अब इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है, तो ये बिंदु, ये स्थान कहा जाएगा कि यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु यहां पर रखी है, प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, तो यहां तक की दूरी जो होगी वो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी प्रतिबिंब की दूरी, और इसको हम कहते हैं स्मॉल v। तो इसमें स्मॉल v क्या चीज होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो 3 प्रकार की दूरियां होती हैं दर्पण से, यानी दर्पण से कहने का मतलब है ध्रुव से, दर्पण से वस्तु की दूरी u कहलाती है, दर्पण से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो स्मॉल v कहलाती है। तो u, v और f, इन तीनों में क्या संबंध होता है, इन तीनों से मिलकर के एक सूत्र बनता है जो हमें हमेशा याद रखना है सवाल लगाते समय। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये है पहला सूत्र जो इस पाठ में आया, तुम्हें याद करना है। ठीक, इतना समझ में आया ये सूत्र। और दूसरा होता है रेखीय आवर्धन, एक होता है रेखीय आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है वस्तु का बड़ा हो जाना। ठीक, अब तुमने देखा था कि प्रतिबिंब जो होता है वो कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है ना। अलग अलग स्थितियों में तुमने देखा कि प्रतिबिंब, कभी बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कभी बड़ा होता है कभी वस्तु से, और कभी वस्तु से छोटा होता है। तो रेखीय आवर्धन जो होता है इसको हम स्मॉल m कहते हैं, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। जैसे हमने अभी चित्र बनाया था, ये वस्तु रखी है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है ये, तो यहाँ वस्तु जो है वो इतनी बड़ी रखी है, वस्तु की लंबाई कितनी हुई, ये, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हुई, ये। यानी अगर इसको हम कहें ए बी, तो ये हो जाएगी a डैश b डैश,
तो यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ए डैश बी डैश, और वस्तु की लंबाई क्या होगी, ए बी। ये कहलाएगा इसका रेखीय आवर्धन। यानी इससे हमको ये पता चलता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितने गुना बन रहा है। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है, ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और ये प्रतिबिंब कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, 1/2। यानी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का आधा बन रहा है। तो आधा तो बन रहा है ना, यहाँ 2 था, यहाँ पर 1 है, तो उसका अनुपात क्या आया, 1/2। यानी ये आधा हुआ, यानी प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु की लंबाई का आधा हो जा रहा है। किसी परिस्थिति में प्रतिबिंब बड़ा हो गया तो मान लो हम ये कहें कि ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये 4/2 हो जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये 2 गुना हो जाएगा। तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की लंबाई का 2 गुना हो गया। तो वस्तु की लंबाई 2 थी, प्रतिबिंब 4 थी, तो 2 गुना है कि नहीं। तो इस आवर्धन से हमें यह पता चलता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से कितने गुना बड़ा या छोटा है। तो आवर्धन निकालने के लिए हम प्रतिबिंब की लंबाई को यहां पर मानते हैं h डैश, और इसकी लंबाई को कहते हैं h। तो यहां पर सूत्र बन जाता है m बराबर h डैश बटे h। साथ ही साथ ये तो हुआ प्रतिबिंब की लंबाई के हिसाब से इसका आवर्धन। इसके साथ ही साथ एक और सूत्र होता है m बराबर -v बटे u। और v और u क्या होता है, तुमने अभी पढ़ा था। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होती है, वस्तु की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी। तो हमको अगर दूरियां मालूम है तो भी हम आवर्धन निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। ये तो हुआ प्रतिबिंब की लंबाई के हिसाब से और वस्तु की लंबाई के हिसाब से, और ये आवर्धन होगा, ये सूत्र लगाएंगे हम सब जब हमें दूरियां मालूम होंगी और हमें आवर्धन निकालना होगा। कभी कभी सवाल में हो सकता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई ना दी हो और तुमसे कहा जाए कि बताओ प्रतिबिंब कितने गुना बनेगा। तो उस स्थिति में हम जो दूरी दी होगी तो दूरी के हिसाब से ये वाला सूत्र लगा करके हम उसका रेखीय आवर्धन ज्ञात कर लेंगे। तो रेखीय आवर्धन ज्ञात करने के 2 सूत्र होते हैं, m बराबर h डैश बटे h, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और एक दूसरा सूत्र होता है m बराबर -p बटे u, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो ये 2 सूत्र होते हैं रेखीय आवर्धन निकालने के। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन भागवा होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा है। इसको हम कहते हैं उस दर्पण का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसका होगा, दर्पण का होगा, ठीक है। तो ये हो गया दर्पण के सूत्र और उसके रेखीय आवर्धन के बारे में। अब सवाल लगाते समय हमें कुछ चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम चिन्हों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा सवाल हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। वो चिन्हों का ध्यान क्या होता है, देखो जो दूरियां हैं जैसे u, v और f हैं, यानी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी, कब हम पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे, यानी कब हम उसको प्लस में रखेंगे और कब उसको हम माइनस में रखेंगे, उसके लिए एक नियम बनाया गया है, वो चिन्ह के परिपाटी कहलाता है। जैसे ये अवतल दर्पण है, मान ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, एक ये मान लो वस्तु रखी है और यहाँ कहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक, ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम सारी दूरियां यहां से नापते हैं, ये अवतल दर्पण है और सारी दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, ठीक। तो अगर हम, और ये उत्तल दर्पण बनाए, अगर साथ ही साथ उत्तल दर्पण को भी बना लें, उत्तल दर्पण में ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, वस्तु को यहां पर रख दिया, प्रतिबिंब यहां कहीं पर बन जाता है। F और P के बीच में हमेशा बनता है प्रतिबिंब, ठीक।
अब देखो, अवतल दर्पण में वस्तु इधर रखी जाती है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे एक लकीर खींचते हैं तो जो ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ में क्या होता है, इधर की दूरियां क्या होती हैं, प्लस में होती हैं, और इस बिंदु से यहाँ की दूरियां जो होती हैं वो माइनस में होती हैं। ठीक, और इस यहाँ से इस मध्य बिंदु से, इसको मूल बिंदु भी कहते हैं, यहाँ से ऊपर की दूरियां जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं और नीचे की दूरियां जो होती हैं वो माइनस में होती हैं। ठीक, या ऐसे होता है ग्राफ पे। तो वही नियम यहाँ भी चलाया जाता है। अगर हम ध्रुव की दूरी इधर, ध्रुव से फोकस की दूरी नाप रहे हैं इधर से इधर, यानी अवतल दर्पण की फोकस इधर होगा, उत्तल दर्पण का फोकस इधर होगा, तो अवतल दर्पण में जो होगा इधर से इधर की दूरी हम जब नापेंगे तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। दर्पण से वस्तु की दूरी जो होगी ये भी हमेशा ऋणात्मक होगी, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक, यानी दर्पण से बाईं तरफ, जिधर की तरफ वस्तु रखी गई है उधर की तरफ जितनी भी दूरियां होंगी वो सभी ऋणात्मक होंगी, और दर्पण के दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ जो होंगी वो सभी दूरियां जो होंगी वो धनात्मक होंगी। इधर की सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी और दर्पण से इधर की तरफ जितनी दूरियां होंगी सभी धनात्मक होंगी। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी इधर से इधर की दूरियां जो होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी और इधर से इधर की दूरियां जो होंगी सब वो धनात्मक होंगी। अब वस्तु की लंबाई की बात आएगी तो ऊपर और नीचे जाना पड़ेगा। मुख्य अक्ष से ऊपर नापेंगे और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापेंगे। तो नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो यह दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, और ऊपर से नीचे जब आते हैं तो यह दूरी ऋणात्मक होती है। तो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो, अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो ऋणात्मक होगी और सीधा है तो धनात्मक होगी। ठीक, अब जैसे अवतल दर्पण में अधिक देखो, मुख्य अक्ष है, ये बीच में दर्पण है, मान लो इधर की दूरियां जो होंगी वो सब धनात्मक होंगी और इधर की दूरियां जो होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी। और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सब दूरियां धनात्मक होंगी और नीचे की ओर अगर जाएंगे तो दूरियां ऋणात्मक होंगी। बस ये एक सीधा सा सिंपल सा नियम है। ठीक, समझ आया? नहीं आ गया? ये दर्पण रखा है तुम्हारा, दर्पण की सीधी ये बना ली तुमने। अब दर्पण से इधर की दूरियां जितनी होंगी वो सब धनात्मक होंगी। वो उत्तल दर्पण में होगा, अवतल में नहीं होंगी। अवतल दर्पण में कोई भी दूरी धनात्मक नहीं मानी जाती, क्योंकि अवतल दर्पण में सब चित्र इधर ही बनते हैं। केवल जो अंतिम स्थिति है उसमें प्रतिबिंब इधर बनता था, तो वहां पर प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक हो जाएगी, लेकिन फोकस दूरी और वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक रहेगी। किसी भी किरण आरेख में वस्तु को हम हमेशा इधर ही की तरफ रखते हैं, बाईं तरफ। ये एक नियम है कि प्रतिबिंब बनाते समय हम वस्तु को हमेशा बाईं तरफ दिखाते हैं, और दूसरी तरफ का हिस्सा जो होता है वो उधर किरण जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है परावर्तन के पश्चात। तो उत्तल दर्पण में फोकस भी दर्पण के पीछे होता है और वक्रता केंद्र भी दर्पण के पीछे होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है, और प्रतिबिंब की दूरी यानी v ये भी सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और f और p के बीच में ही बनता है। ठीक, तो फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सदैव धनात्मक होगी। इधर से वस्तु की दूरी यानी u जो होगी वो कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, क्योंकि वस्तु को हमेशा हम इधर ही की तरफ रखेंगे और इधर की तरफ की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो u कभी धनात्मक हो ही नहीं सकता। ठीक, तो अगर मान लो यहाँ पर सवाल में हमको कहा गया कि दर्पण के आगे वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूर रखी है, वस्तु जो है वो 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो वहां पर u का मान क्या लिखेंगे, -15 चिन्ह सहित सवाल लगाते समय हम u का मान जो होगा वो 15 नहीं लिखेंगे, केवल u का मान -15 लिखेंगे हमेशा, क्योंकि u का मान कभी भी धनात्मक नहीं होता है। और फोकस दूरी अगर अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण है तो धनात्मक होगी। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में तो ऋणात्मक होगी, लेकिन एक स्थिति में धनात्मक हो जाती है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी सदैव धनात्मक होगी। तो उत्तल दर्पण के लिए ये चीज याद रख लो, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होगी वो हमेशा धनात्मक होगी,
अगर ये फोकस दूरी कहें 10 सेंटीमीटर है तो हम क्या लिखेंगे सवाल लगाते समय +10 प्लस लिखेंगे, ठीक है। और v का मान जैसे मान लो ये प्रतिबिंब की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो v का मान जो होगा वो हम +5 लिखेंगे हमेशा। और u का मान अगर कहते हैं 15 सेंटीमीटर है तो u का मान हम हमेशा -15 इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम सवाल लगाते समय इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए सवाल लगाएंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो एक चीज ये ध्यान कर लो कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होती है और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक। और अवतल दर्पण के लिए f का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, u का मान हमेशा ऋणात्मक होगा और v का मान जो होगा वो अधिकतर ऋणात्मक होगा और एक स्थिति में धनात्मक होगा। ज्यादातर उसका मान जो है 5 स्थितियों में ऋणात्मक होता है, लेकिन एक अंतिम स्थिति जब वस्तु f और p के बीच में आती है तब v का मान धनात्मक होगा, नहीं तो वो भी ऋणात्मक ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया इतना? यस सर। जी सर। तो ये चीज तुमको याद रखनी पड़ेगी कि सवाल लगाते समय हम किस दूरी को हम धनात्मक लिखेंगे, किस दूरी को हम ऋणात्मक लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चिन्हों का प्रयोग करते हुए सवाल लगाया जाता है तो हमारा उत्तर सही आता है, नहीं तो हमारा उत्तर सही नहीं आता है। तो आज तक सिर्फ इतना ही। अब इसके बाद फिर प्रकाश का अपवर्तन आ जाएगा, अपवर्तन अब हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है।